पता चला था कि IMF कुछ शर्तें नरम कर रही थी जिससे टैक्स कम हो रहे हैं, कुछ फिर पता चला जी शर्तें नहीं मानी गई। कि 2025 रियल एस्टेट, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए एक अच्छा साल साबित होगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा। 25 करोड़ की आबादी में से अगर आपके 40 लाख फाइलर्स हैं और आप पाबंद कर देते हैं कि प्रॉपर्टी जो खरीदो फरोख्त ही ये 40 लाख कर सकते हैं, तो उसके बाद ट्रांजैक्शन की वो जाहिर है वो तो रुकनी है ना। ये गवर्नमेंट हमारी ब्यूरोक्रेसी भी चाहती है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम की रहे, क्योंकि एक सोच पाई जाती है कि रियल एस्टेट इज अ डेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ठीक है, और इससे कोई अपॉर्चुनिटी को रोजगार नहीं मिलता है। हालांकि इसके साथ तकरीबन 70 के करीब इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी GDP का तकरीबन 20% रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ। जब भी प्रॉपर्टी के लोगों ने एक हाइप मिली, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ जो ओवरसीज पाकिस्तानी है। उन पे जो टैक्सेस लग रहे हैं उनको एक तरह की खौफ की फजा बन गई, यार असं कितों पैसे देइए, केड़ी चीज़ें दे रही हैं। अब ये नया सिलसिला शुरू कर दिया कि कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो इस पर हम क्या करें? ये फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? क्या उन लोगों को परेशान होने की जरूरत है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है या जिन्होंने प्लाजे खरीदे हुए हैं, जिन्हों के प्रोजेक्ट्स हैं बहरिया में? 76 करोड़ डॉलर पिछले साल बाहर गया माली साल में, और इस साल गया 1 अरब 55 करोड़। शब्बर जैदी साहब आए थे जब, बिल्कुल, तो उस वक्त भी कोई इतनी वही हुई थी। उन्होंने तो बड़े पॉडकास्ट में और बड़े इंटरव्यूज में कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी बैठ गई है, पाकिस्तान डिफॉल्ट तकरीबन कर चुका है। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उन्होंने जब कंस्ट्रक्शन पैकेज लाए थे, आई वाज द फर्स्ट वन जिसने इसको अपोज किया। टास्क फोर्स में आप लोगों को शामिल तो किया है, फिर आपकी तजावीज़ नहीं मानते। मैं चाहता हूँ ये दसो इस सेक्टर का अब्बा कौन? ऐसा मतलब जितने भी हमारे बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं जिनकी काफ़ी, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो तो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। मैं आज आपको एक मज़ीद बात कहूँ, आप इसके बाद पॉडकास्ट बंद कर दें। जो बहरिया के मामलात हैं उस मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो क्या किस तरह पकड़ साबित कैसे करेंगे? ये तो आपने सवाल ही बड़ा कमाल कर दिया वैसे। ये आप अगर कह रहे हैं कि जिस तरह IMF अगर जो भी वर्चुअल मीटिंग होती है या जुलाई में 1 जुलाई से या अभी जो उसकी टैक्सेस की कोई रिडक्शन होती है, तो उससे आप क्या समझते हैं कि किस तरह बेनिफिट होगा रियल एस्टेट सेक्टर को? हमारे बहुत से दोस्त जो बाहर बैठे हैं उनकी ये हमेशा होती है कि मेरी यार एक फाइल कर दें, हमारा टैक्स फाइल करवा दें, इससे हम नॉन फाइलर ना कहीं बात जाए। तो उनको जरूरत नहीं है आपकी। उनको सर जो जिसका पाकिस्तान में 183 डेज से ज्यादा का स्टे नहीं है, उनको फाइलर बनने की जरूरत नहीं है। बाकी मामलात में सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, बाकी में भी टैक्स का इतना पेचीदा सिस्टम है, बंदे को आम बंदा समझ सकता है कि मैंने टैक्स कितना देना, कैसे देना है, कहाँ देना है। हर चीज से टैक्स, पेट्रोल को आया टैक्स, टीवी देखा टैक्स, कार दाखिल होए पानी टैक्स, हर चीज पे टैक्स, गाड़ी ली टैक्स, मोटरसाइकिल ली टैक्स, पेट्रोल डलवाया टैक्स, कौन सी चीज है, घर में गया टैक्स, सांस लिया उस पर भी टैक्स। अब तो जो सोलर लगाया उस पर भी टैक्स। टेक्निकली बात देखी जाए तो FBR तो टैक्स लेने का मजाज ही नहीं है रियल एस्टेट पे। रियल्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं चौधरी तू चौधरी। बड़ी रोजी पिक्चर दिखाई जाती है, जैसी कोई सोसाइटी लॉन्च होती है 10-20 एकड़ लेते हैं, उसके बाद उसकी अप्रूवल की सिर्फ एप्लीकेशन अभी डालते हैं, उसके बाद एक अच्छी खूबसूरत ऐड बना के टीवी चैनल्स पे चला दी जाती है। अप्रूवल अभी हुई नहीं होती, वो टेक्निकल अप्रूवल शायद अभी हुई होती है। उसके बाद लोगों का पैसा इकट्ठा किया जाता है और सोसाइटी गायब। को ये पता है कि ये प्रोजेक्ट 2 नंबर और वो बेच रहा है जी, और जिस बेचारे को ये पता है कि नईम साहब शरीफ आदमी है और ये NOC ले लेंगे जी, ठीक है, 2 महीने की जगह शायद 4 महीने लग गए, नईम साहब बनाएंगे जरूर, ठीक है, और नईम साहब को NOC नहीं मिल रहा, उसमें उस रियल्टर बेचारे का क्या कसूर है? पाकिस्तान का कोई भी रेजिडेंट बगैर किसी एजेंट के, वकील के अपनी इनकम टैक्स फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। अब जब लोगों ने सोलर लगाने शुरू कर दिए और उस पर नेट मीटरिंग पे चले गए, आप कहते हैं जी आप 10 रुपए का यूनिट लाएंगे तो मुस्ताहिदा से नहीं लेना। जिन्होंने ऑलरेडी सोलर लगाए हुए हैं, ये उनके साथ जिनके साथ पुराना एग्रीमेंट हुआ, चाहे परसों हुआ है, हाँ, वो गवर्नमेंट ओन करेगी।
ये 3-4 इश्यूज हैं, ये अगर ना हो तो फिर ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं? सिर्फ एक, पांचों में FBR, 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 FBR। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इस इक़्तिदार के कॉरिडोर में जाने के लिए कैपेबल होना जरूरी है? सवाल तो बहुत अच्छा है आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल इस लिहाज से कि आप चूँकि बहुत सारी हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है, वो हमारे लोग हैं, वो रियल स्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उसमें वो सेल परचेज करते रहते हैं। सारे दोस्तों की दिलचस्पियां होती हैं रियल स्टेट के साथ। तो आज जो आप पिक्चर जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, टैक्सेस लगे हैं, कम होंगे, ज़्यादा होंगे, क्या होने वाला है, आज इसके लिए हमने एक स्पेशल गेस्ट को दावत दी है। आपने अक्सर टीवी चैनल्स पे उन गेस्ट को देखा होगा, मोहम्मद एहसन मलिक साहब, जो रियल स्टेट एनालिस्ट हैं और टैक्स के मामलात के एक्सपर्ट भी हैं। एहसन मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए और आज आपने हमें मौका दिया। जिस तरह मैंने तारुफ करवाया आपका, तो इंट्रो में ही एक सवाल भी बनता है कि जो अब रियल स्टेट के मामलात हैं, तो वो उसका क्या होने वाला है। पहले पता चला था कि IMF कुछ शर्तें नरम कर रही थी जिससे टैक्स कम हो रहे हैं, कुछ फिर पता चला कि शर्तें नहीं मानी गई, अब टैक्स ज़्यादा होंगे, तो एक पैनिक सा क्रिएट हो गया। तो क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नईम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। और मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा कि 2025 रियल एस्टेट, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए एक अच्छा साल साबित होगा और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा। आपने इंट्रो में बहुत अच्छी बात की कि हमारे पाकिस्तानी अवाम रियल एस्टेट के साथ जुड़े रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं हर फोरम पे भी ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो अवाम है, जितना मर्जी इसको लॉस हो जाए, बट जो ट्रस्ट उसका रियल एस्टेट पे है वो किसी और चीज पे नहीं है। हमारी स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, बट हमारा माइंडसेट लैंड के ऊपर फिक्स है। आप जितनी मर्जी कदगन लगा लें, लोगों ने रहना रियल एस्टेट के दायरे के अंदर है। बिल्कुल। तो हमारी गवर्नमेंट को इस थोड़ा सा ऐसा भाई, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ इसके वैसे भी एक देखें ना, दुनिया के जो जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी GDP का तकरीबन 20% रियल स्टेट से जुड़ा हुआ है और हमारा सिर्फ 3% है। लेकिन इसके बावजूद हम बहुत पीछे हैं इसके बावजूद। तो यानी अभी स्कोप बहुत है, इसमें बहुत काम होने वाला है इसमें। अच्छा, नहीं, इसको आप थोड़ा सा और डिफरेंट एंगल से बताता हूं। आपने जैसे कहा ना, दुनिया में GDP का 20% है, 3% तो डॉक्यूमेंटेड है जी पाकिस्तान में। जो अनडॉक्यूमेंट है वो शायद 20% से भी बहुत ज्यादा है। ओके। और वो नालायकी है गवर्नमेंट की, सही, कि जो अनडॉक्यूमेंटेड है, आज तक 76 सालों में ये एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना सके कि वो चीजों को डॉक्यूमेंट कर लें। ओके। आज भी इतना ग्रे एरिया पड़ा हुआ है। आज भी पाकिस्तान में आपके पास 500 कनाल जमीन है और आप 5000 प्लॉट फाइल मार्केट में बेच के आराम से पैसे लेके मुल्क से बाहर चले जाते, कुछ नहीं होता। इस पे हमने बात करनी, चले वो मैंने काट दी थी बात, माफी चाहता हूँ। तो वो जरा काइंडली क्या होने वाला IMF की जो IMF, आपने कहा कि नहीं, वो इनकार करके, बिल्कुल इनकार नहीं किया IMF ने। नहीं, मैंने सवाल पूछा, मैंने ये नहीं कहा इनकार कर गए, मैंने कहा इनकार कर गए, इकरार कर गए, क्या बना? अच्छा, नहीं, IMF की टीम आई हुई थी, ठीक है, और हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने 3 सेक्टर्स के लिए रिलीफ मांगा। एक बेवरेजेस, एक सिगरेट्स और एक रियल एस्टेट एंड हाउसिंग के लिए। बेवरेजेस और सिगरेट के ऊपर तो वो पंजाबी में जिसको कहते हैं चिट्ठी ना करके उनका कोई नहीं हो सकता, बिल्कुल वो नो कर दी। और उन्होंने रियल एस्टेट पे कहा ओके, अभी हम जा रहे हैं, तो इसको जो हमारी वर्चुअल मीटिंग्स होंगी उसके अंदर इस मामले को देखते हैं। ठीक है। तो अभी 2 दिन पहले की ये खबर है कि IMF ने रजामंदी दे दी है कि आप बिल्कुल इस कंस्ट्रक्शन पैकेज को लेकर चलें, बट इसके पैरामीटर्स और इसकी चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी क्या शेप आनी चाहिए। ठीक है। तो पॉजिटिव इस हद तक जरूर है कि कंस्ट्रक्शन पैकेज आएगा। अब उसकी जो टाइमिंग है, उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट आने हैं, वो चीजें मेरे ख्याल में विद इन अ वीक, 10 डेज, 15 डेज के अंदर वो लाइंस ड्रॉ हो जाएगी। ओके। 2 ऑप्शंस हैं,
क्लियर कट। ठीक है। पहली ऑप्शन एज ए एनालिस्ट, मतलब मेरा जो तज्जिया है ठीक है, वो ये है कि आईएमएफ कहेगा कि जनाब ये आपका जो भी पैकेज है, जो भी रिलीफ आप मांग रहे हैं, उसको ट्यूनिंग करके डूएबल, एक्सेप्टेबल, वर्केबल फॉर आईएमएफ बना के हम आपको ये कहते हैं कि आप इसको बजट में प्रेजेंट करें, ठीक है, पास करवाएं, ठीक है, और 1 जुलाई 2025 से एप्लीकेबल कर दें। ठीक है। मैं ये समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज है ओके, कि जो अब हम लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, एक सर्कल शुरू हो जाएगा, सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। जो सेकंड चीज है वो भी बड़ी खुश आइंद है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस पे एम्फसाइज कर रही है कि इसके अंदर से जो पैकेज है, जो दो चीजें हैं 236 और 236 जो कि ट्रांजैक्शनल टैक्सेस हैं और एडवांस टैक्सेस हैं, ठीक है, इनको बजट से पहले रैशनलाइज कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इसका इजहार बरमला हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, चेयरमैन एसबीआर साहब और मिनिस्टर फॉर स्टेट अली परवेज मलिक साहब भी कर चुके हैं कि हमसे ये गलती हुई है कि हमने रियल एस्टेट के ऊपर ओवर बर्डन या ओवर टैक्सेशन कर दी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक व्हील रुका, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ड्रॉप हुई और रेवेन्यू भी ड्रॉप हुआ जी। तो गवर्नमेंट को भी ये थोड़ा सा अदराक है कि अगर हमने मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो इस सेक्टर को लेकर चलना है, और उसके लिए गवर्नमेंट पूरा जोर लगाएगी कि आईएमएफ इनको अलाउ करे कि 236 और सी बजट से पहले अनाउंस कर दें उसके रिडक्शन के। देखिए एहसन साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए। देखिए 25 करोड़ की आबादी में से अगर आपके 40 लाख फाइलर्स हैं और आप पाबंद कर देते हैं कि प्रॉपर्टी जो खरीदो फरोख्त ही ये 40 लाख कर सकते हैं जो फाइलर्स हैं, तो उसके बाद ट्रांजैक्शन की वो जाहिर है वो तो रुकनी है ना, तादाद कम होनी है। अच्छा नहीं भाई, इसके ऊपर ना मेरा बड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। प्रॉब्लम पता है क्या है हमारे यहाँ? मैं नॉन फाइलर, हाँ, मैं पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकता, ठीक है, मैं लंदन में खरीद लूंगा, मैं दुबई में खरीद लूंगा, पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं, ठीक है। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा अदारा है एफबीआर जी, क्योंकि एज सच रियल एस्टेट, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को रेगुलेटर तो इसके ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है, तो वो एफबीआर ही हमारा माई बाप बना हुआ है जी, ठीक है। और वहां पे जो अरबाब इख्तियार बैठते हैं, जिस साहब के दिमाग में जो पॉलिसी आती है, जिस तरीके से वो फाइलर नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, बेस बढ़ाना चाहते हैं, उसको वो इंप्लीमेंट करते हैं। वो ये समझते हैं कि आज हम नॉन फाइलर के ऊपर बैन लगाएंगे तो फाइलर बेस बढ़ जाएगी, उससे तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ही खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, नहीं भाई, ये जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये गवर्नमेंट हमारी ब्यूरोक्रेसी भी चाहती है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम ही रहे। अच्छा, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वो मतलब गवर्नमेंट इसको कभी भी इनकरेज नहीं करती, स्पेशली जो प्रेजेंट रजीम है ये समझती है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि एक सोच पाई जाती है कि रियल एस्टेट इज अ डेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ठीक है, और इससे कोई अपॉर्चुनिटी को रोजगार नहीं मिलता है। हालांकि इसके साथ तकरीबन 70 के करीब इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई। अच्छा, ये जैसे टॉपिक गलत साइड पे चला जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है ना सिक्का बने हुए हैं डिफरेंट, जी, जी, तो हर एक ने अपना अपना चूरन बेचना होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी डिवीजन बहुत है, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी एक ऐसे सेक्टर हैं जो कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये तो जमीन वाले जो प्लॉट का काम करते हैं, इन्होंने बड़ा घर कर दिया मुल्क का, ये हम हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री चलती है, और शायद उनकी पावर कॉरिडोर्स में एक्सेस ज्यादा अच्छी है, जो चीज उन्होंने सेल कर ली, ठीक है। इसके इन ल्यू में मैंने सबसे पहले पाकिस्तान में ये कहना शुरू किया कंस्ट्रक्शन वालों को कि भाई तुमने कंस्ट्रक्शन हवा में करनी है, जब तक आप जमीन पे नहीं करेंगे, ठीक है। और यही गलती जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उन्होंने जब कंस्ट्रक्शन पैकेज लाए थे, आई वाज द फर्स्ट वन जिसने इसको अपोज किया कि जब तक आप जमीन को मराद नहीं देंगे आपका कंस्ट्रक्शन पैकेज नहीं चलेगा। ये कोई अप्रैल की कोई डेट थी जब खान साहब ने दिया पैकेज, तो 2 माह कोई चीज नहीं आई, लेकिन जब बजट में आपने रियल एस्टेट को, लैंड को मराद दी, गेन टैक्स कम किया, टाइम पीरियड परसेंटेजेस कम की, तो उसका इंपैक्ट पूरे पाकिस्तान में जब वो आम आदमी की तरफ कुछ थोड़ा सा उस तक भी पहुंचेगा रिलीफ, तो फिर ही बात बनेगी। बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि दूसरी, आप कहते हैं नॉन फाइलर, अभी
हमारे चेयरमैन एफबीआर साहब है, वो एक नई थ्योरी लेकर आए कि हम पाकिस्तान में एलिजिबल और नॉन एलिजिबल लेकर आए। एक टर्म निकाली, एक नई टर्म निकाली। वो तो शुक्र है कि कायमा कमेटी ने और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने उसको अपोज किया और वो चीज खत्म हो गई, वरना वो एक नया कियोस क्रिएट हो जाना था मुल्क में। तो बेसिकली जब तक हमारा अदारा एफबीआर तजर्बे करना बंद नहीं करेगा और अपने दिमाग से कम सोचे, और जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, जिनकी जिंदगियां गुजर गई हैं इस काम में, उनके साथ बैठ के कंसल्टेशन नहीं करेगा, तब तक इसका प्रॉपर वे आउट नहीं निकलेगा। टास्क फोर्स में आप लोगों को शामिल तो किया है, फिर आपकी तजावीज नहीं मानते? नहीं, तजावीज तो हमने दी है। बात ये, इतना बोलने के बाद आपने टास्क फोर्स में शामिल कर लिया, हमारी तजावीज ले ली, ठीक है, बट अब तजावीज के बाद का फिर एक जो नया सीन है वो ये, मैंने अभी 2 दिन पहले भी एक प्रोग्राम किया मेहताब हैदर साहब के साथ, आपने देखा होगा। एंड में तजावीज हमसे लेने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मीटिंग में जो बैठे हुए हैं, चेयरमैन एफबीआर को, कि आपने आईएमएफ की वर्चुअल मीटिंग में इनको साथ बैठाना है, ठीक है, ये बेहतर तौर पे कन्विंस कर सकेंगे। ये फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने कहा 3 मिनिस्टरों की मौजूदगी में, राशिद लंगड़ियाल साहब को कहा, राशिद लंगड़ियाल साहब और रियाज पीरजादा साहब जो हाउसिंग मिनिस्टर थे, और बाकी भी डिग्नेटरीज वहां बैठे थे। वहां पे मेजर जनरल दिलावर हैं, DGWR GHQ से आए हुए थे, चेयरमैन नया पाकिस्तान जो है हाउसिंग अथॉरिटी, वो भी बैठे हुए थे। सबकी मौजूदगी में कि आपने रियल एस्टेट को साथ लेकर चलना है। बट एट द एंड अभी जो पता चल रहा है वो अगेन दोबारा को 3 सरकारी मुलाजमीन बैठेंगे जो IMF से नेगोशिएट करेंगे। मेरा ये मानना है नहीं भाई कि जो मसला मेरा है ना वो आप नहीं बयान कर सकते। बिल्कुल ऐसे ठीक है, और जितने बेहतर तरीके से उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो एक सरकारी मुलाजिम उसकी निटी ग्रिटी को नहीं समझ सकता। बल्कि आपके इस पॉडकास्ट के हवाले से मेरी रिक्वेस्ट होगी IMF के साथ कि प्लीज, ये तो चले जो अब हो रहा है, बट आने वाले टाइम में आप, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ निगोशिएशंस करें, बातचीत करें, रियल स्टेक होल्डर के साथ भी बैठे। आप हर सेक्टर, जिस सेक्टर को ठीक करना चाहते हैं, जो आप समझते हैं, क्योंकि एक चीज में यह क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूं, मैं कभी IMF के खिलाफ नहीं हूं, कभी IMF को गलत नहीं समझता। हमारी अपनी गलतियां हैं, हमने अपने गलतियों से ना सीखा है और ना सीखने का इरादा नजर आ रहा है। अब IMF को ये चाहिए कि IMF अगर वो सिगरेट वालों के ऊपर को कतगन लगाना चाह रहा है तो वो सिगरेट की इंडस्ट्री के लोगों को बुलाए, 5-10 लोगों को, उनके साथ 1 घंटे 2 घंटे का सेशन कर ले, क्योंकि शायद उनको बेहतर नॉलेज मिल जाए। इंस्टेड कि आपको एक सरकारी मुलाजिम जो फीड करता है वो डिफरेंट एंगल है। तो इसी तरह जो रियल स्टेट वाला है वो शायद आपको बेहतर गाइड कर सके कि जो हमारे साथ एफबीआर सलूक करता है वो सलूक को भी अगर आप मद्देनजर रखें किस तरीका का वो सलूक है, तो शायद उसका बेहतर वे आउट निकल आए। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल, नहीं भाई, अगर इसकी आप पंजाबी में आम मिसाल लें कि आपसे अगर मैं पैसे उधार ले रहा हूं तो आपकी कोशिश होगी कि आप मुझे सपोर्ट करें, आपकी ये कोशिश नहीं होगी कि आप मुझे डुबो दें। बिल्कुल ऐसे ही। तो IMF भी तो आपको उधार दे रहा है और उससे हमने पैसे वापस लेने हैं, तो वो ऐसी पॉलिसी इंपोज नहीं करना चाहेगा जिससे कि उसके पैसे ही डूब जाए, उसके पैसे डूब जाए। बस सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, हमारे बाबू उनको शायद बेहतर पिक्चर पेंट नहीं करते, शायद उनके पास खुद बेहतर नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। ये आप अगर कह रहे हैं कि जिस तरह IMF अगर जो भी वर्चुअल मीटिंग होती है या जुलाई में 1 जुलाई से या अभी जो उसकी टैक्सेस की कोई रिडक्शन होती है, तो उससे आप क्या समझते हैं कि किस तरह बेनिफिट होगा रियल एस्टेट सेक्टर को? नहीं भाई, बात ये अभी अगर आप इसको देखिए ना कि करंट सिचुएशन में, पता नहीं आपने वो नोटिस किया था या नहीं, ये जब लास्ट बजट आया ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर का बड़ा हार्ड स्टांस था रियल एस्टेट के। बिल्कुल, उन्होंने बजट के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके कहा कि मेरी इस दफा तैयारी नहीं थी, मैं रियल एस्टेट वालों को नहीं छोड़ूंगा, अगली दफा मैं इससे ज्यादा टैक्स लगाऊंगा। तो एक इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड हुई कि अगर आपके पास कोई पैसे पड़े भी हैं, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब कह रहा है कि मैंने अगले साल मजीद टैक्सेशन करनी है, तो आपने कोई पैसे फेंकने तो नहीं थे। बिल्कुल। और
आपको अगर आप कोई चीज बाय कर भी लें और अगर आपको ये पता चलता है कि साल के बाद वो 10, 20, 30%, 40% नीचे आ गई है, तो फिर अच्छा इस सारे टाइम पीरियड में ना एक जो बेनिफिट हुआ लोगों को, जिनके पास कैपिटल अवेलेबल था, वो सारा पैसा बैंकों में चला गया जी। वो 22, 23% बैंक का इंटरेस्ट रेट चल रहा था। पीपल मेड गुड मनी, गवर्नमेंट उसकी बोरर थी और लोगों ने पैसा बैंकों में रखा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अब इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि पैसा बैंकों से बाहर आना शुरू हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 23% से 12% पे आ गया है। 10 मई को होपफुली 1-1.5-2% और नीचे आ जाएगा। वैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और आर्मी चीफ ने कहा है कि बजट तक हम इसको सिंगल डिजिट में लाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जब ये और नीचे आएगा इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन पहले नीचे है, तो चीजें, मैंने आपको जैसे इंट्रो में बोला कि मुझे रियल एस्टेट पॉजिटिव वे में चलती हुई नजर आ रही है। आगे इस 2025 में बेहतरी का साल है फॉर रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग, बट डिपेंड अगेन एफबीआर पे करता है कि पैकेज के साथ ये कुछ दोबारा को ब्लेंडर ना कर दें, क्योंकि इनको भी ना नए नए आइडियाज आते हैं। पता लगे पैकेज के साथ कोई ऐसी एक चीज एलिजिबिलिटी नॉन एलिजिबिलिटी वाला ड्रामा कर दें तो वो फिर एक प्रॉब्लम बनेगी। हमारा एक अलमिया और है, मैं ये पहले भी 1-2 जगह पे बोला है, नहीं भाई हमारा नादरा है, हमारा एफआईए, हमारे पुलिस स्टेशन है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली हर एक के पास डाटा अवेलेबल है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। मतलब मैं कोई छोटी सी मिसाल देता हूं, आप आज अभी लाहौर में कहीं पे मकान रेंट पे ले रहे चले जाएं, तो सबसे पहले स्टेट एजेंट की जरूरत है कि वो जाके पुलिस स्टेशन में दर्ज कराए। ऐसे ही तो मतलब जो ओनर और टेनेंट का डाटा है वो पुलिस स्टेशन में अवेलेबल है, बिल्कुल ऐसे। बट एफबीआर और पुलिस स्टेशन का कोई लिंक नहीं है, वो डाटा उनके पास जाता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे। शेयरिंग, डाटा शेयरिंग का मैकेनिज्म नहीं है, बिल्कुल। एफआईए एयरपोर्ट पे एंट्री एग्जिट डाटा अवेलेबल है, बट उसका मैकेनिज्म एफबीआर के पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मतलब ऑन रिक्वेस्ट मांगा जाता है कि नहीं। तरह स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, वहां में सारे पेरेंट्स का डाटा तो होता है, डाटा होता है। तो भाई आप क्यों नहीं इस डाटा को यूज करते हुए कि एक बंदा मिस्टर XYZ 2 लाख रुपए महीना किराए पे घर पे रह रहा है और वो रेंट मतलब नॉन फाइलर है, तो भाई आप उसको पकड़े ना, उससे पूछें। आप ये कदगन क्यों लगाते हैं कि भाई मिस्टर XYZ तुम प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते? अच्छा एहसन साहब, एक और एहसन भाई बड़ा मसला ये है कि हमेशा से ये हुआ, जब भी प्रॉपर्टी का बूम आया, जब भी प्रॉपर्टी के लोगों ने एक हाइप मिली, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी ज़ाहिरा ईद पे आते हैं, बड़ी ईद पे आते हैं, तो आके देखते हैं कि किस जगह चीज़ें ले ली। अब ये भी मसला आ गया कि उन पे जो टैक्सेस लग रहे हैं, उनको एक तरह की खौफ की फिजा बन गई, यार असी कितों पैसे देंगे, केड़ी चीज़ें दे रही हैं। अब ये नया सिलसिला शुरू कर दिया कि कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो इस पर हम क्या कहेंगे? अच्छा नहीं भाई, ये ना बहुत अनफॉर्चुनेट है। पहली बात ये है कि मैंने जितना ओवरसीज पाकिस्तानी का केस फाइट किया ना पूरे पाकिस्तान में, ये शायद ही किसी ने किया हो, ये आपको शायद आपके कमेंट्स में भी पता चलेगा। गलत है, पर अगेन एक सरकारी अफसर के दिमाग में आइडिया आया, उसने इंप्लीमेंट कर दिया। वो ये नहीं देखता कि उसके आइडिया की जो प्राइस है वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी को किस तरह जलील होकर पे करना पड़ता है। हालांकि बड़े सीजन जो है ब्यूरोक्रेट है राशिद लंगड़ियाल साहब, फिर भी उनको कुछ समझ नहीं। अच्छा नहीं, राशिद लंगड़ियाल साहब का इशू ये सर वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के हैं, ओके, वो आयरस या इनकम टैक्स के नहीं है, ओके, ठीक है। ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, चीजों को समझते हैं और समझने के साथ साथ लेकर चल रहे हैं। बट जो हमारे निचला ब्यूरोक्रेसी है ना, आपको पता है, वो जब कोई नया आदमी आ जाए वो उसको भी चक्कर चढ़ा देते हैं। नहीं तो जो इसके थे टैक्स इस फील्ड के थे, जैदी साहब, शब्बर जैदी साहब आए थे जब, बिल्कुल, तो उस वक्त भी कोई इतनी वो नहीं हुई थी। उन्होंने तो बड़े पॉडकास्ट में और बड़े इंटरव्यूज में कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ गई है, पाकिस्तान डिफॉल्ट तकरीबन कर चुका है। ये मैंने बड़ी उनकी सुनी है स्पीचेस। तो फिर क्या ये इस मुल्क का बड़ा अलमिया है कि ये जब सीट पे बैठे होते हैं ना, तब इनको सच बोलना नहीं याद आता। एक तो हमेशा कुर्सी छोड़ने के बाद ना इनको सच बोलने की बीमारी लग जाती है। ऐसे ही है, ठीक है। लोगों को शब्बर साहब
पूरी तकरीर करते हैं, ये प्लॉटों का फाइलों का बंद होना चाहिए, मुझे बाजवा साहब का टेलीफोन आ गया, हमारे लोग तो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आपने प्रॉपर्टी का काम बंद कर दिया, किसी को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बट आई नो कि वो खुद प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और डीएचए में करते हैं। ठीक है, तो बात ये है कि शब्बर जैदी साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जी, ठीक है, उनके दौर में सबसे ज्यादा रिफंड अप्लाई हुए जी, और बकौल उनके कि मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करने दिया गया। जी, तो आप ये चीज ऑन एयर आके कह देते ना उस वक्त हाँ। कि भाई मुझे फलाना बंदा काम नहीं करने दे रहा, बाजवा साहब काम नहीं करने दे रहे, अब भी तो आप बोल रहे हैं ना। हाँ, उस वक्त तो उस वक्त तो आपने कहा मेरी सेहत ठीक नहीं है, एक तो जब जरा सा प्रेशर आता है सारों की सेहत खराब हो जाती है। ठीक है, अच्छा, हम बात कर रहे थे ओवरसीज पाकिस्तानी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर नहीं भाई, जुल्म ये किया इन्होंने, बहुत अच्छा मैकेनिज्म था, और ओवरसीज पाकिस्तानी वही टैक्स पे करेगा जो एक फाइलर यहाँ पे करता है। ठीक है। अभी रिसेंट जो तजावीज हमारी गई है टास्क फोर्स के थ्रू। अच्छा, उसको फाइलर होना जरूरी नहीं है? नहीं नहीं सर, कोई जरूरी नहीं। अच्छा सर, नॉन रेजिडेंट ओवरसीज पाकिस्तानी की डेफिनेशन ये है कि उसका पाकिस्तान में एक साल के अंदर 183 डेज से ज्यादा का स्टे नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 ईयर में। ठीक है, ठीक है, उसके पास नायकॉप हो, पीओसी हो, तो वो नॉन रेजिडेंट काउंट होगा, ओवरसीज पाकिस्तानी काउंट होगा। अच्छा, जो मैं इसी से ये लिबर्टी लेते हुए और इससे हमारे बहुत से दोस्त जो बाहर बैठे हुए, उनकी ये हमेशा होती है कि मेरी यार एक फाइल कर दें, हमारा टैक्स फाइल करवा दें, इससे हम नॉन फाइलर ना कहीं बन जाए। तो उनको जरूरत नहीं है आपकी? उनको सर जो जिसका पाकिस्तान में 183 डेज से ज्यादा का स्टे नहीं है, उनको फाइलर बनने की जरूरत नहीं है। ओके, बट उसको स्टेटस वही फाइलर वाला ही रहेगा? उसका स्टेटस नहीं, स्टेटस फाइलर वाला नहीं देगा, उसको जो टैक्स चार्ज है वो फाइलर वाले लगे। ओके, ठीक है। अभी जो आपने बात की ना कि लोगों को कमिश्नर के पास भागना पड़ता है, पिछले दिनों 30 जून 2024 से पहले जो मैकेनिज्म था कि आप जब भी कोई चालान बनाना चाहते थे ना, तो वहां पे एक था फाइलर, नॉन फाइलर और नॉन रेजिडेंट। ओके, नॉन, आप नॉन रेजिडेंट को टिक करते थे, आपका चालान बाहर आ जाता था। ठीक है। अब उसमें एडिशन हो गई, नॉन फाइलर, फाइलर, लेट फाइलर एंड देन नॉन रेजिडेंट। ठीक है। अब नॉन रेजिडेंट को जब आप टिक करेंगे, अपना नाइकॉप या पीओसी को अपलोड करेंगे, ठीक है, तो जो आपका आईडी कार्ड पे एड्रेस है, ऑटोमेटिकली आईआरएस का सिस्टम वो ईमेल कंसर्न कमिश्नर को भेज देगा। ठीक है। अच्छा, वो कमिश्नर को ईमेल चलेगी, कमिश्नर साहब मसरूफ आदमी है, वो इतने वेले तो नहीं है ना कि वो हर वक्त ईमेल चेक करते रहे। ठीक है, ठीक है, वो 2 दिन ना चेक करें, 4 दिन चेक ना करें, कोई रिप्लाई ना करें, तो नईम साहब की तो 2 दिन के बाद फ्लाइट है लंदन की या अमेरिका की या दुबई की, तो नईम साहब दोबारा भागते हुए जाएंगे कमिश्नर ऑफिस में, उधर उनको को बाबू मिलेगा, वो कहेगा अच्छा जी मैं ईमेल चेक करवा देना, थोड़ा ओके करा देना, तो तुसी बाकी निजाम समझ लीजिए। ठीक है, और जो निजाम अभी राइज है, तो हमारे यहाँ जो कानून बनाए जाते हैं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं बनते, इरिटेट करने के लिए बनते हैं कि जितना मैक्सिमम वो जलील हो सके। तो ये ज्यादती है ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ, और इसको मैक्सिमम लेवल पे हाईलाइट भी किया, टास्क फोर्स में भी बताया भी हुआ है। अब देखो ये कब जाग जाते हैं और कब ये मसला हल करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द इसका कोई ना कोई अच्छा वे फॉरवर्ड निकल आएगा जिसमें कि ओवरसीज पाकिस्तानी खुश हो जाएंगे। ओके, अच्छा, एक और बड़ा मसला पिछले दिनों से चल रहा है एहसन मलिक साहब के, वो जो बहरिया के मामलात हैं, उसके जो मामला पैसा बाहर गया या नहीं गया हमें नहीं पता, या हम कौन सा, हमारे पास कोई अथॉरिटी की हम चेक करें, लेकिन उसके साथ ये हुआ कि जो उससे रिलेटेड लोग थे, जो डीलर्स हजरात थे, दोस्त भाई थे, उनको भी बड़े नोटिस आना शुरू हो गए कि उन्होंने इलीगल मनी ट्रांसफर किया बाहर। तो उस पर आपकी क्या राय है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या मसला क्या है ये? नहीं भाई, बात बड़ी सिंपल और स्ट्रेट है कि जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है उस पे लॉ ऑफ लैंड एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, हम किसी 2 नंबर आदमी के, किसी मनी लॉन्ड्रर के स्पोक्स पर्सन बिल्कुल नहीं है। अगर मिस्टर XYZ ने पैसे बाहर इलीगल तरीके से भिजवाए हैं, उसको आपको ट्रायल करना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए और उसको सजा देनी चाहिए। ठीक है, मुझे सिर्फ इस हद तक इख्तलाफ है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, कि यार जो लोग इन्वॉल्व नहीं हैं उनको बेजा तंग नहीं करना चाहिए।
अगर आप बैरिया को डील कर रहे हैं या आपका कोई मैकेनिज्म था वहां पे बैरिया में और मुझे सजा सिर्फ इस चीज की मिल रही है कि मैं नईम साहब का दोस्त हूं, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर कैसे पता चलेगा कि ये पैसे मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो किस तरह पकड़ साबित कैसे करेंगे? ये तो आपने सवाल ही बड़ा कमाल कर दिया वैसे। बात ये तो फिर ये नोटिस हवा में भेज रहे हम कैसे? नहीं, सवाल तो अगर आपका सवाल पे मैं जाऊं, हाँ। अगर एविडेंस ही नहीं है, हाँ जी। तो फिर क्या मतलब लोगों को ऐसे जलील करने के लिए भेज रहे हैं? जी, मेरी आईडी के मुताबिक ये है कि इनके पास एविडेंस अवेलेबल है। ओके, तो फिर उनको नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है ओपन चेक देने का। एक अदारे को ओपन चेक दे दिया कि आप इन्वेस्टिगेट करें। अब उन्होंने नईम साहब की डिटेलें जब निकाली, उन्हें पता लगा नईम साहब का तो एहसन से भी ताल्लुक है। उनके एहसन भी बुला लो, एहसन भी नोटिस भेजो, भाई अपनी बैंक स्टेटमेंट और बाकी कागजात लेके आ जाओ। ठीक है, तो अगर नईम साहब इन्वॉल्व है तो भाई आप नईम साहब तक रहे ना। ठीक, एहसन साहब ने तो कुछ नहीं किया, तो आप बराए मेहरबानी इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है मैं आपको बताऊं। अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस भी हो रहा था कि पिछले साल कितने पैसे बाहर गए हैं जी, ठीक है, 76 करोड़ डॉलर पिछले साल बाहर गया माली साल में, और इस साल गया 1 अरब 55 करोड़। 1 अरब 55 करोड़ जी डॉलर। तो ये बेसिकली ये वो पाकिस्तान की फिजा है जिससे लोग डर के और अपनी फैमिली के मतलब ब्रेड एंड बटर के लिए लोग बाहर पैसा लेकर जाते हैं। और मैं ये समझता हूं कि अगर आपके पैसे जायज हैं, आपकी टैक्स बुक्स में शो हुए हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट को कोई एतराज होना चाहिए कि अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए टर्की, मलेशिया, दुबई, जहां मर्जी पैसे भेज रहे हैं, अमेरिका, यूके में, तो उस पर गवर्नमेंट को तो कोई एतराज नहीं है। तो गवर्नमेंट को तो खुद ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए कि नईम साहब यहां से पैसा ना भेजें। प्रॉब्लम यह है कि आपने ऐसे डर की फजा बना दी है कि हर आदमी कहता है कि यार इधर पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैं अपनी कैपिटल को सिक्योर करने के लिए उधर चला जाऊं। अच्छा एहसन साहब, ये जब मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, वैसे ही एक जनरल, आप भी जाहिर है एक बड़ी देर से ये काम कर रहे हैं, स्ट्रीट स्मार्ट है, विजडम आपकी भी है, तो ये बताइएगा कि कैसे पता चलता है कि मैंने यहाँ से पैसा लेके गया हूँ, कोई मैंने चैनल यूज नहीं किया, कोई मैंने तो हुंडी के जरिए लेके गया हूँ, यहाँ किसी को पैसे दिए, वहां किसी से ले लिए, तो एविडेंस कहाँ से आएगा? नहीं, आपने बात बड़ी अच्छी की, हमारी एजेंसियां बहुत कैपेबल है जी, ठीक है। तो जब जा रहा होता है उस वक्त क्यों नहीं पकड़ते? नहीं तो आपको हमारा मिजाज नहीं पता जी, हमने इशारे के आगे खड़ा होना था। क्या नईम साहब इशारा तोड़ेगी तो पकड़ना है जी जी जी, पहले गाइड करने के लिए नहीं हम खड़े कि नईम साहब को कहें कि नहीं भाई आपने सिग्नल पे खड़े हो जी, रेड है, आपने जब ग्रीन होगा तब जाना है। मैं इंतजार करूंगा कि नईम साहब गलती करें तो मैं पकड़ूंगा जी, ठीक है। तो हमारे तो FIA ले लें, एंटी करप्शन ले लें, IB ले लें, उनको सबकी फाइलें मौजूद होती हैं, सबका डाटा उनके पास अवेलेबल है। मतलब कौन सी चीज ट्रेसेबल नहीं है, तो वो तो डाटा उनके पास अवेलेबल है, वो तो मतलब उसको तो चैलेंज और डिनाई नहीं किया जा सकता। आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के एविडेंस आ जाते हैं, आपकी टैक्स रिटर्न से आपको पता चल जाता है कि इसके मतलब क्या मैकेनिज्म चल रहा है। अच्छा, जो खबरें आ रही हैं एक BBC की, जिसमें आपका भी बड़ा तज्जिया शामिल था, BBC की रिपोर्ट में आपने उसमें अच्छा तज्जिया दिया हुआ था कि जिसमें आपने कहा था कि जो लोग हैं उनको तंग नहीं करना चाहिए, अगर किसी ने गलती की, जो अभी आपने बात की, तो उनको पकड़ना चाहिए। तो अब आपको के ख्याल में ये फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? क्या उन लोगों को परेशान होने की जरूरत है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, या जिन्होंने प्लाजे खरीदे हुए हैं, जिन्हों के प्रोजेक्ट्स हैं बैरिया में, उनके लिए भी कोई परेशानी हो सकती है? अच्छा नहीं भाई, मेरी जो थोड़ी बहुत बातचीत हुई ना एक दो लोगों से इस सब्जेक्ट पे, तो उनका कि जी बिल्कुल इसके ऊपर हमारा इरादा है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई डिसीजन ले कि जो रेजिडेंट्स हैं या प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने बैरिया में कोई घर परचेज किया है और आपकी फैमिली उसमें रह रही है, तो आपको बिजली, गैस, पानी मिलना आपका बुनियादी हक है। आपने वो प्रॉपर्टी परचेज की, उस वक्त जो भी मरवजा मुल्क में कवानीन थे, जो टैक्सेस थे, वो पे करके आपने परचेज की। अगर फिर भी गवर्नमेंट, ये मेरा आइडिया था, अगर फिर भी गवर्नमेंट ये समझती है कि वो जमीन गलत है, ठीक है, ठीक है, तो भाई आप नईम साहब को उस लैंड की रजिस्ट्री करवा दें, गवर्नमेंट उसके चार्जेस ले ले, लीगलाइज कर दें, ठीक है, उसको लीगलाइज कर दें, बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ जाएगा, नईम साहब सिक्योर हो जाएंगे।
उसके बाद एक तजवीज ये है कि हर शहर में जहां पे भी ये बैरिया वगैरह है तो वहां पे इसके ऊपर आप चीफ कमिश्नर हर एक जगह पे अवेलेबल है, रजिस्ट्रार बैठा दें, कोई रजिस्ट्रार बैठा दें, चीफ कमिश्नर को एज एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें ताकि जो जरूरियात जिंदगी है वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, वो लोग, इसी रेलेवेंट चूंकि सवाल है, लोगों की दिलचस्पी का भी है, तो आप जो भी इस पे कमेंट करें कि जिन लोगों ने फर्ज करें प्लॉट यहाँ पे होता है कि आपने प्लॉट लिया, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, अभी बैरिया को भी इंस्टॉलमेंट जा रही है, को आपने डाउन पेमेंट की हुई है, तो उसका क्या बनेगा, वो लोग क्या करें? अच्छा, इसके ऊपर तो अभी जो मेरी इतलात हैं कि ये प्रॉब्लम अभी सिर्फ कराची की हद तक है, इस्लामाबाद और पिंडी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि वहां पे ट्रांजैक्शन स्टॉप हो गई हो। ठीक है, कराची में शायद ये प्रॉब्लम है क्योंकि वहां पे जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं इनके, वो इन्होंने सीज कर दिए, जो नैब की खबरें हमने टीवी पे देखी। ठीक है, अब उसके लिए ये है कि पैरेलल वहां पे कराची में मलीक डेवलपमेंट अथॉरिटी है या चीफ कमिश्नर कराची होगा, तो वो कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बना ले 2-4 दिन के अंदर अंदर कि भाई आपने मलिक साहब से, शायद वो सिंध वाटर बोर्ड ने कुछ 14 अरब रुपया रिकवर करना है और कुछ चार्जेस होंगे गवर्नमेंटों के, जो भी, तो वो जो भी पैसे आते हैं वो गवर्नमेंट अपने पैसे रिकवर कर ले। ठीक है, और आम शहरियों को तंग नहीं करना चाहिए। आम शहरियों को सिर्फ मेरा इतना कंसर्न है कि जो आम शहरी शरीफ आदमी ने अपनी छत बनाई है उसको एक और नस्ला टावर की नजर मत करें, जैसे एक नस्ला टावर का वाकया हुआ कि लोग बेघर हो गए। तो आप बेघर ना करें, लोगों की जमा पूंजियां लगी हुई हैं, उसको इस हद तक रहने दें कि लोग वहां पे रहें। अच्छा, वैसे तो ये कानून है कि जो कानून है या प्रैक्टिस हमने देखी हुई, कानून पता नहीं क्या कहता है, लेकिन प्रैक्टिस जो देखी है कि यूजुअली बैरिया से हटके भी जितनी भी इलीगल सोसाइटीज होती हैं, एलडीए या जो भी अथॉरिटीज होती है उसकी उसने आंखें बंद की होती हैं। जब 10, 20, 100, 50 घर बन जाते हैं तो वह जाहिर है उस वक्त फिर लोगों को तंग करने के लिए वो कहते हैं जी हमारा राइट है, हमारा घर बना हुआ। ये तो प्रैक्टिस चल रही है ऑलरेडी। अच्छा, मैं आज एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को मिला यहाँ लाहौर में, तो मैं हैरान हुआ। वो कहते हैं कि मैं अभी पिछले दिनों पिंडी गया तो वहाँ पे जो भी एक खातून है आरडीए की हेड है या जो भी, शी एडमिटेड कि 248 इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज हैं रावलपिंडी की टेरिटरी में जी। तो कहते हैं, मैंने उन्हें कहा मैडम मतलब अगर हैं और वो बेच के जा चुके हैं तो आप क्या कर रही हैं? जी, ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि वो तो बेच के चले गए हैं और अदारे सो रहे हैं। तो यहाँ लाहौर में भी ऐसे आप जितनी उठा के देख लें, शायद ही कोई पूरी सारे बाई लॉज के मुताबिक वो सोसाइटी लीगल हो। वो अगर बाई लॉज जो एलडीए के, मेरा ख्याल है कोई भी पूरी नहीं उतरेगी। मेरा ये मानना है कि सिर्फ ये गवर्नमेंट के अदारे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर, ये लोग बैठ के एक मैकेनिज्म बना लें जी, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा मैकेनिज्म ना बने कि जिससे फ्रॉड और 2 नंबर फाइलों की सेल बंद ना हो सके। मुमकिन ही नहीं है। आपको ऐसा रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि फाइल का जो मैकेनिज्म है वो ऐसा चेक एंड बैलेंस लगे उसके ऊपर कि लोगों की भी जमा पूंजी उसमें डंप ना हो। अच्छा, ये बड़ी, लेकिन सुना है कि सीएम पंजाब ने कोई इस पे बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर जारी किए हैं कि अगर कोई मुझे पता चला कि किसी की सोसाइटी 2 नंबर है और वो बेच रहा है तो मैं उसके ऊपर एंटी टेररिस्ट वो दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज करवाऊंगी और बेल नहीं हुआ नहीं कोई, बट ये अंडर कंसिडरेशन है सीएम। सोसाइटीज बहुत इलीगल, देखो पर्चा नहीं हुआ अभी तक कोई। अच्छा, लेकिन सुना है कि सीएम साहबा करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है इनकी, बहुत काम कर रही हैं, लेकिन अभी जब होगा तब पता चलेगा। अभी चूंकि ये माफिया बड़ा ताकतवर है, ये पैसे आपको पता है कि पूरा माफिया है ये भी। यहाँ पे अगर सीएम साहबा लेंगे भी, कोई इस तरह का कानून बनाएंगे भी तो स्टे ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, होता ही है। नहीं भाई, मैं ना जहाँ इतना अदारों के खिलाफ भी बात करता हूँ, एफबीआर, सब, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक और थोड़ी सी मैं यहाँ पे बिल्डर और डेवलपर की साइड लेना चाहता हूँ, 5-10% ना, ये भी बहुत ज्यादती है कि आपने एक नई टावर के लिए एप्लीकेशन दी है अप्रूवल के लिए, आपको एनओसी सिर्फ इसलिए नहीं इशू हो रहा कि आपकी सेटलमेंट नहीं हो रही जी। जब तक आपकी कंसर्न्ड आदमी से सेटलमेंट नहीं होगी तब तक आपको एनओसी इशू नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और कितनी सोसाइटीज हैं जिनके तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स के साथ सबमिटेड हैं बट आपको एनओसी नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका मुख मकान नहीं हो रहा है।
तो सीएम साहिबा को ये भी देखना चाहिए कि जो जेन्युइन सोसाइटी, जो जेन्युइन काम करने वाले लोग हैं, उनको फैसिलिटेट भी करना चाहिए। अच्छा, बड़ी रोजी पिक्चर दिखाई जाती है, जैसी कोई सोसाइटी लॉन्च होती है 10-20 एकड़ लेते हैं, उसके बाद उसकी अप्रूवल की सिर्फ एप्लीकेशन अभी डालते हैं, उसके बाद एक अच्छी खूबसूरत ऐड बना के टीवी चैनल्स पे चला दी जाती है। अप्रूवल अभी हुई नहीं होती, वो टेक्निकल अप्रूवल शायद अभी हुई होती है। उसके बाद लोगों का पैसा इकट्ठा किया जाता है और सोसाइटी गायब। तो उसमें बहुत ज़्यादा, चूंकि आपका ताल्लुक भी इनके साथ बड़ी दोस्ती है, जो हमारे रियल एस्टेट के लोग काम करने वाले हैं, तो उन बेचने वालों में वो हमारे रियल्टर्स ब्रदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि बेचते ही वो है। तो इसका किस तरह हल कैसे मुमकिन है? उनको भी तो कुछ करना चाहिए। सब कुछ हम अथॉरिटीज पे, गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, हमारी भी कोई जिम्मेदारी तो है ना। अच्छा, नहीं भाई, ज्यादती है रियल्टर्स की भी। और ज्यादती किस सेंस में, ये मैं आपको बता दूं। जिसको ये पता है कि ये प्रोजेक्ट 2 नंबर और वो बेच रहा है जी, और जिस बेचारे को ये पता है कि नईम साहब शरीफ आदमी है और ये एनओसी ले लेंगे जी, ठीक है, 2 महीने की जगह शायद 4 महीने लग जाए, नईम साहब बनाएंगे जरूर, ठीक है, और नईम साहब को एनओसी नहीं मिल रहा, उसमें उस रियल्टर बेचारे का क्या कसूर है? बात ये है, मैकेनिज्म ये हो जब तक अप्रूवल ना हो। यहां तो होता है ना कि बैंक, देखिए बाहर पूरी दुनिया में पैसे जेब से लगा के डेवलपमेंट करते हैं, यहां तो पब्लिक से पैसे इकट्ठे करके डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। ये मैकेनिज्म किसने देना है? जाहिर है गवर्नमेंट ने देना। गवर्नमेंट ने देना है। गवर्नमेंट ने कभी कोशिश की है इस काम पे? 76 सालों में मैंने नहीं देखा जी। 30 साल मुझे हो गए हैं और पिछले एक्टिवली को 5-7 सालों से मेन स्ट्रीम मीडिया पे, यार सारी बातें छोड़ें, गवर्नमेंट आज तक एक वैल्यूएशन टेबल पे मुत्तफिक नहीं हो सकी। मतलब एक प्रॉपर्टी है ना जी, एफबीआर रेट अलग है, डीसी रेट अलग है, हाँ, कैंटोनमेंट बोर्ड अलग रेट है जी, मार्केट रेट अलग है, बिल्कुल ऐसे ही। प्रॉपर्टी एक है, प्रॉपर्टी एक है, गवर्नमेंट के अदारे हैं। जी, बिल्कुल। शर्म नहीं आनी चाहिए? हाँ, आनी चाहिए, बिल्कुल। मतलब और इससे बड़ी और क्या हो? मतलब हमारा प्रॉब्लम ये है नईम साहब, जिसके पास आज इख्तियार आ गया जी, वो इख्तियार छोड़ने को तैयार नहीं। ये एफबीआर की डोमेन नहीं है। अच्छा, ऐसा मलिक साहब, जितने भी हमारे बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, जिनकी काफी, मैं नाम नहीं किसी का लूंगा, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वो तो इक्तदार में बैठे हुए हैं, तो कौन करेगा? अच्छा, फिर मैं अक्सर लोगों की बात कहता हूँ जो इक्तदार में बैठे हुए हैं जी, तो पिछले 3 सालों से जो रियल एस्टेट का बेड़ा गर्क हुआ है जी, तो क्या वो इंटेंशनली करवा रहे हैं? शायद नहीं, क्यों? हो सकता है उनको पता हो कि हमारी मतलब जगह तो पड़ी हुई है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कल को जब ऊपर जाएगी तो हमें ही फायदा होगा। सर देखिए, वो तो एक दफा बेच के पैसे जो लेने पॉकेट में डाल लेगा, बट ज्यादा पैसे तो तब बनेंगे वहां पे अगर सर्कुलेशन होगी। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उसको ट्रांसफर की फीस से फलाना मंथली चार्जेस मिलेंगे। जी, जी, बात ये है, हमारे यहाँ जो बाबू है ना, ये उन पावरफुल लोगों से भी ज्यादा तगड़े हैं। ओके, जो फाइल पे एक दफा लिख दिया जाता है नोट, उसको अनडू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, मतलब आप कानून की बात कर रहे हैं ना, शायद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, ठीक है, अपने जाते हुए टेन्योर में वो एक मैकेनिज्म दे गए थे कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का मैकेनिज्म खत्म, आप जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू शो करना चाहते हैं आप वो शो करें, लाइक इंडिया वाला जो फॉर्मूला है, गवर्नमेंट उसका डबल पे करके आपसे प्रॉपर्टी वापस ले लेगी। अगर आपने एक प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपए है और आपने उसके 40 रुपए शो किए कि आप 40 रुपए की खरीद रहे हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट कह रहा हूं, पाकिस्तान गवर्नमेंट आपको 80 रुपए दे के आपसे वो प्रॉपर्टी ले लेगी। उसके लिए एक डीजी प्रोक्योरमेंट, डीजी परचेज लगाना था, वो कानून आज भी अवेलेबल है। आज तक वो डीजी परचेज नहीं लगा। शायद खाकान अब्बासी साहब को गए हुए मेरे ख्याल 5-6 साल हो गए। आपने रीरा का कानून बनाया, नेशनल असेंबली से पास हुआ, सेनेट से पास हुआ 2021 में, आज तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो ऐसा मलिक साहब, इसका मतलब ये हुआ कि हमने पाकिस्तान में कानून को भी मुकद्दस किताब की तरह, जैसे हमने कुरान पाक के साथ करते हैं कि बिल्कुल सजा के हमने ऊपर रखा होता है, पढ़ना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हम जो कानून है उसको भी सारे बनाए हुए हैं, उस पर इंप्लीमेंट नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है नईम साहब कि आप आज
किसी एक अदारे के हेड लगी और आज शायद आपने 1 2 3 अच्छे काम किए होंगे जी, ठीक है, पर उसके आपके बाद मैं आ गया हूं जी, तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि जो काम आपने किए हुए ना उनको किसी तरीके से मैं सत्यानाश कर दूं। अपनी नई पॉलिसी लेके आ, मैं अपने दिमाग की जो नई पॉलिसी है ताकि मेरी वाह हो नईम साहब की ना हो। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं हमारा प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है वो ये है कि तसलसल नहीं, एक तो तसलसल और एफिशिएंसी नहीं देखी जाती, कैपेबिलिटी नहीं देखी जाती, यहां पे सिंसियरिटी देखी जाती है। आप जितने मर्जी नालायक हैं, जितने मर्जी नालायक हैं, पर अगर आप ऊपर वाले के साथ सिंसियर हैं तो आप कहीं पे भी लग सकते हैं जी। ये पाकिस्तान की ब्यूटी है, उसमें मैटर ही नहीं करता कि आप मतलब अगर मेरी अच्छी गुडविल है, मुझे जहाज चलाना आता है या नहीं आता है और मेरी एक्सेस है, मैं यही चेयरमैन लग सकता हूं। मतलब सिंपल आपको सिंपल एक चीज बता दी, जब तक हम कैपेबल लोगों को आगे नहीं लाएंगे और ये जो है ना कि मेरे साथ ये सिंसियर है, इस फिनोमेना से बाहर नहीं आएंगे, चीजें ठीक नहीं होंगी। अच्छा, अब थोड़ी सी हम लाइटर गुफ्तगू भी करते हैं, बहुत हमने सीरियस बातें कर ली। ऐसा मालिक साहब, किस तरह आप रियल एस्टेट एनालिस्ट बन गए, बड़े टीवी चैनलों पे बैठे होते हैं, क्या चीज़ आपको, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, इंस्टिगेट किया कि आप इस तरफ आएँ और बड़ी बड़ी आप बातें कर रहे होते हैं? जाहिर है इसके लिए पढ़ना भी पड़ता है, नज़र रखनी पड़ती है, तो उसका क्या हासिल सुख? अच्छा, मैं भी इसका लाइटर टोन में जवाब देता हूँ। नहीं भी मैंने 93 में रियल एस्टेट का काम शुरू किया, 2016 से एक्टिवली टैक्सेशन पे काम शुरू किया जब इसहाक डार साहब ने इस पे टैक्सेशन लगाई, और उस टाइम पीरियड में ना मुझे ये फील आई कि यार ये बहुत ही कोई लावारिस सेक्टर है। जी, अच्छा, ठीक है, मतलब अक्सर दोस्तों से पूछते हैं यार तू चाहना की है, प्रॉब्लम की है तेनों, जिससे भी बात हो, मैंने कहा यार मैं चाहता हूँ ये दसो इस सेक्टर का अब्बा कौन है, इस सेक्टर वालों ने अब्बा कहना किसको है, किसको कहना, ठीक है। मतलब कभी तुझे फिर अब्बा पढ़ने की कोशिश की थी? नहीं, मैंने अब्बा नहीं, मैं सर कोशिश की है कि मैंने जो 30 साल लगाए हैं अब्बा लब लीजिएगा, अब्बा बना लीजिए कोई, ठीक है, इन्वेंट कर लीजिए अब्बा। इन्वेंट कर लीजिए। कभी हम प्रेसिडेंट हाउस भाग रहे हैं, कभी हम प्राइम मिनिस्टर हाउस भाग रहे हैं, कभी हम हाउसिंग मिनिस्टर के पीछे भाग रहे हैं, कभी हम फाइनेंस मिनिस्टर के पीछे भाग रहे हैं, कभी चेयरमैन एफपीआर के पीछे भाग रहे हैं, कभी नया पाकिस्तान भाग रहे हैं। एक उम्मीद की किरण आई थी नजर जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में गया ना, तो उस वक्त हमारे जीएचक्यू में एमओ डायरेक्टरेट है, उन्होंने इस पे बहुत काम किया, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एफपीआर ने भी बहुत काम किया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले, कुछ थोड़ा बहुत आपके भाई ने भी काम किया, उसमें हिस्सा डाला और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया। तो उस वक्त एक अदारा बना डीएनएसबीपी, डेजिग्नेटेड नॉन प्रोफेशनल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस। उसके जो पैरामीटर से वो हमने बैठ के तय किए, ठीक है, कि जी एक रियल्टर की ये जिम्मेदारी है, एक बिल्डर की ये जिम्मेदारी है, एक डेवलपर की ये जिम्मेदारी है। उस वक्त एक उम्मीद की किरण जागी कि यार ये एक अदारा है जो पाकिस्तान को रेगुलेट कर सकता है, रियल एस्टेट के सेक्टर को, और चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। बट आपको पता है हमारे सर से एक दफा मुसीबत टले तो फिर साडा चौड़ा होना तो खत्म है। जिस दिन हम ग्रे लिस्ट से निकले हैं तो डीएनएसबीपी भी लावारिस है, ऐसी अगेन लावारिस है। मैं आपको मजे की बात कहूं, ये टास्क फोर्स में मैंने चेयरमैन एफपीआर को कहा, वहां पे बात हुई कि रीरा को दोबारा इन्फोर्स किया जाए। मैंने कहा एक तो रीरा सिर्फ आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हद तक है, आपने अगर रियल एस्टेट को रेगुलेट करना है तो आपको एक कोई ऐसा मैकेनिज्म लेके आना चाहिए जो पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल हो। तो मैंने कहा वो आपके पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है डीएनएसबीपी का, और उसके तहत ये था कि जो इससे रजिस्टर्ड होगा सिर्फ वो रियल एस्टेट का काम करेगा, कोई वेजिटेबल वाला, कोई बार्बर, कोई मल्ले का नुमाइंदा, कोई भी कुर्सी रख के रियल एस्टेट एजेंट नहीं बनेगा। तो आप उसको इन्फोर्स करें। जो मुझे पता है कि जो लास्ट आपके डीजी डीएनएसबीपी थे, जो मैं उनकी बातचीत सुनता था, ना मैन पावर है, ना फंड है, ना लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है, कुछ भी नहीं है। तो आप उसको स्ट्रेंथन करें तो आप अपने रियल एस्टेट सेक्टर को, बिल्डर्स को, डेवलपर को रेगुलेट कर लेंगे, आपको रेवेन्यू भी जनरेट होगा और चीजें भी बेहतर होंगी। बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मजे की आपको बात बताता हूं, आप एंजॉय करेंगे।
एफबीआर एक अलग तलवार लेके चलता है लोगों के पीछे। कल मुझे एक भागलपुर से एक दोस्त का आया, मैं नाम नहीं बताता, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, हमने उनसे भी बड़ा केस फाइट किया, उसको 7 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया कि जी आपके ऊपर 7, वो बेचारा कहते यार ऐसा मैं 7 करोड़ कभी जिंदगी नहीं वेख्या, मेनू नोटिस आ गया, मैं की करना। मैं कहा यार वकील कर, उन्होंने 10 पाई तू किस तरह कैलकुलेशन की है। बात ये है हमारे यहाँ एक जो एक्स्ट्रा पावर दे दी है, तो वकील दे पैसे कितों ले आइए, वो चलो वकील दे पैसे तो कर ही लेगा, 7 करोड़ कितों लेके आओगे। आपने ऐसी पावर दे दी है एफबीआर और पीआरए को, वो जब चाहे जिसका चाहे अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, आपके पैसे निकाल लेते हैं। वो यार मतलब ये पाकिस्तान है क्या? आपने क्या स्टेट बना दिया आपने। मैंने ये टास्क फोर्स की मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि आपने इस मुल्क में एक प्रॉपर्टी रखने वाले को 3 तरह के टैक्सेस लगा दिए। सिर्फ प्रॉपर्टी, एक रिटायर्ड मुलाजम है ना, अगर आपको सरकारी मुलाजम है, आपका एक घर है इस्लामाबाद में मिसाल के तौर पे, तो आपने सीवीटी पे करनी है, ठीक है घर के ऊपर जी। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी जो लगाया टैक्स डीसी रेट 50 लाख से ऊपर के डीसी रेट के ऊपर आपने 0.75% पे करना है जी। एवरी ईयर की बात हो रही है जी। जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है, नोटिस जो प्रॉपर्टी टैक्स हर साल देते हैं, 2022 से लगा हुआ है। हर साल अपनी प्रॉपर्टी की एफबीआर वैल्यू का 1% आपने वो पे करना है। मैंने कहा यार एक टैक्स लगा दो ना, सिंपल कर देना, कोई एक टैक्स लगा दो, कोई एक अदारा ले ले। मतलब आप एक सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड, वो कहां अपने ही घर का किराया देना शुरू कर दिया आपको, और वो भी 3-3 महकमों को। अल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। फिर बात ये ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, अभी कानून एक आया सेक्शन 75, जिसमें एफबीआर ने नोटिफाई किया कि जी 50 लाख रुपए से ऊपर की कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, आपने बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पेमेंट करनी है। ठीक है, ये इस बजट के अंदर इन्होंने डाला 2024 के। ओ भाई इसकी जरूरत ही नहीं थी। आप अगर डीएनएफबीपी के प्लेटफॉर्म पे चले जाते तो वहां पे देखते कि आपने तो पहले ही ये कदगन लगाई हुई है कि 20 लाख रुपए से ऊपर की कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। अगर वो कोई स्टेट एजेंट करेगा तो वो उसकी सीटीआर कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जारी करेगा। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन नहीं है। अच्छा ऐसा मलिक साहब देखें, ये बाकी मामलात में सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, बाकी में भी टैक्स का इतना पेचीदा सिस्टम है, बंदे को आम बंदा समझ सकता है कि मैंने टैक्स कितना देना है, कैसे देना है, कहां देना है। मैं आज आपको एक मज़ीद बात बताऊं, आप इसके बाद पॉडकास्ट बंद कर देंगे जी। आप कभी ना एफबीआर की वेबसाइट खोलें जी, ठीक है, और साथ युगांडा की एफबीआर की वेबसाइट खोल लें जी। सिर्फ उनका कंपैरिजन करें अपने सामने। युगांडा वो मुल्क है जो आपको फ्री नेशनलिटी दे, आप ना जाएं जी, ठीक है। उसकी वेबसाइट हमसे अच्छी है, हमसे आसान है। आप अपनी एफबीआर की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे ईमेल लिखा होगा जी। आम तासुर ये है कि नईम साहब ने कोई ईमेल करनी है तो वहां से आप ईमेल एड्रेस जी लेके तो आप कंसर्न आदमी को ईमेल कर दें। वो उन्होंने उस वेबसाइट के ऊपर जो ईमेल का खाना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि जो अपने उनके सरकारी मुलाजमीन ने एफबीआर की ईमेल बनानी है जी, वो उस वेबसाइट पे जाके कर लें। ये को अकल मानती है इनकी। अच्छा मुझे ये बता, आप पाकिस्तान का कोई भी रेजिडेंट बगैर किसी एजेंट के, वकील के अपनी इनकम टैक्स फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो कैसे फिर इनकम टैक्स वसूल कैसे करेंगे? मुझे तो आते ही नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूं ना, इवन के यहाँ मास्टर्स किया हुआ लोगों ने, पढ़े लिखे लोग, वो भी नहीं कर सकते। अच्छा नहीं भाई, उसमें ना 2-3 डिफरेंट राय हैं बिल्कुल। एक तो लोगों का तासुर ये यार होर कितना टैक्स है ये, केड़ी चीज से नहीं दे रहे हैं। हर चीज से टैक्स, पेट्रोल पवाया टैक्स, टीवी देखा टैक्स, कार दाखिल होए पानी टैक्स, हर चीज पे टैक्स, गाड़ी ली टैक्स, मोटरसाइकिल ली टैक्स, पेट्रोल डलवाया टैक्स, कौन कौन सी चीज है, घर में गए टैक्स, आपने आपको ये केबल देख ली टैक्स, जो भी बात, सांस लिया उस पर भी टैक्स है। अब तो जो सोलर लगाया उस पर भी टैक्स, ठीक है। उसमें मैंने आना वो हो क्या रहा है वो भी आप बताएंगे। तो अभी इशू ये है कि जब तक हम अपने इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस को, एक फार्मूला बना दें यार, इतना पैसे दो जान छुड़ाओ,
तो उस पर फिर आपको पता है ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। रिटेलर्स पे लगाया था ना, ठीक है, तो आपको पता है हमारी गवर्नमेंट तो ब्लैकमेलर हो तो 1 मिनट में ब्लैकमेल होती है। उस टाइम पे नून लीग की वालों ने जब ऐलान किया कि पता नहीं 3,000 के 4,000 रुपया हर रिटेलर वाला पे करेगा, वो 2 दिन सस्टेन नहीं कर पाए। जिसके पास स्ट्रीट पावर है, शटर पावर है, वो इस मुल्क में कामयाब है। और आप ऐसा फार्मूला नहीं दे सकते कि जिससे आप रिटेलर से टैक्स ले लें। अच्छा भाजी, तुसी ये इसी गवर्नमेंट ने बहुत मोटिवेट किया, बहुत लोगों को इंसेंटिव दिया कि सोलर पे लगाएं। अब जब लोगों ने सोलर लगाने शुरू कर दिए और उस पे नेट मीटरिंग पे चले गए, आप कहते हैं जी आप 10 रुपए का यूनिट लाएंगे तो को 27 नहीं लेना। सर कैपेसिटी पेमेंट का इशू है। आप IMF को कहते हैं हमें बिजली पर रिलीफ लेने दें, तो अब प्रॉब्लम ये है कि आपने भी तो पेमेंट करनी है आगे जी। तो अब मैक्सिमम लोग जिनके पास आप ये कह लें बाइंग पावर थी, जिन्होंने सोलर पे चले गए, तो गवर्नमेंट ने उसको कट डाउन तो करना था ना। बट अभी भी मैं समझता हूँ वो जैसे पेट्रोल और CNG का गैप है, इस तरह अभी भी वो गैप तो अवेलेबल है कि आप अगर वापडा ISCO या लेस्को की बिजली इस्तेमाल करें या सोलर की करें तो फिर भी आपको वो सोलर वाली सस्ती पड़ती है। तो अभी मेरे ख्याल टाइम लगेगा चीजों को ठीक होने में। बट मेरी सिर्फ नेट मीटर वाले को क्या बनेगा? अब जिन्होंने ऑलरेडी सोलर लगाए हुए हैं, ये उनके साथ साथ जिनके साथ पुराना एग्रीमेंट हुआ चाहे परसों हुआ है, हाँ। वो गवर्नमेंट ओन करेगी, ठीक है, वो कंटिन्यू करेगी। जिनका एक दफा लग चुका है उसको नहीं छेड़ेंगे। नहीं जो सोलर लगना अलग चीज है। नहीं, जो लग चुका है मैं कह रहा हूं। नहीं, जो लग चुका और उसका एक टाइम पीरियड होता है ना। हाँ। आप लेस्को के साथ या ISCO के साथ 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते जी जी। जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, हाँ। उसके बाद जो नया कानून बनेगा वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने भी ये अभी आज से 15-20 दिन पहले सोलर लगवाया। बिल्कुल ठीक है। तो वो मैं उसमें फॉल करूंगा कि नए वाले में फॉल करूंगा? नहीं, आप पुराने वाले में फॉल करेंगे। अच्छा, पुराने वाले में फॉल। अगर आपका वापडा के साथ ये लेस्को के साथ अगर आपका एग्रीमेंट साइन हो चुका है, हाँ, मीटर लग गया तो एग्रीमेंट लगा, तो एग्रीमेंट साइन हुआ तो मीटर लगा ना, वो ठीक है। अच्छा, उसको उनको परेशान होने की परेशानी की जरूरत नहीं है। ओके। ऐसा मलिक साहब, अब हम थोड़े से रैपिड फाइट छोटे से क्वेश्चन करेंगे कि गलत कौन, डेवलपर या रियल एस्टेट एजेंट? गवर्नमेंट, कोई गलत नहीं। उनका तो नाम ही नहीं लिया। आपने नाम नहीं लिया, आपको पता नहीं है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट गलत है। अच्छा। आपने मैकेनिज्म ऐसा बनाया कि मतलब जो डेवलपर गलत काम करते हैं वो उनको अंदर होना चाहिए इमीडिएटली। फाइलें बेचनी चाहिए, नहीं बेचनी चाहिए? नहीं बेचनी चाहिए। तो जो एक्सेसिव बेचते हैं अंदर होना चाहिए, चाहे गलत किया नहीं, फाइल होनी नहीं चाहिए। सर फाइल रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एक बार कोड के तहत गवर्नमेंट की तरफ से इशू होना चाहिए कि नईम टाउन वाले के पास टोटल 500 कनाल जमीन है, ये उसके 500 प्लॉट हैं 1 से लेके 500 तक। इससे ऊपर का नंबर किसी को लेटर पे मिलता है तो वो उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। दैट्स इट। ओके। बैरियर टाउन गलत, सही है? जो मीडिया पे देख रहे हैं उसमें तो गलत है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जो बाहर पैसे लेके जायदादें बना रहे हैं यहाँ के डेवलपर उठ के, वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? अगर तो पैसे लेजिटिमेट तरीके से लेके गए तो वो ठीक है, और अगर मतलब वो मनी लॉन्ड्रिंग से लेके गए हैं वो गलत है। मतलब मैं खुद बताता हूँ आपको, हमारे पिंडी में, नाम नहीं लूंगा प्रोजेक्ट्स के, ये जो रेंटल इनकम वाला ड्रामा स्टार्ट हुआ, लोगों ने अभी प्लाटों के खड्डे भी नहीं मारे, लेकिन लोग भी तो अन्य लालच में अंधे हो जाते हैं। क्या आप 1.5 लाख रुपए अभी महीने का लेना शुरू कर दें, 2 लाख लेना शुरू कर दें, तो फिर उसका एंड तो यही होना है ना। अगर वो बंदा पैसे लेके शारजा में जाके बिल्डिंग शुरू कर देगा तो लोग जलील ही होंगे ना, और उनको अंदर होना चाहिए बिल्कुल। कोई एक कानून जो आप कहते हैं कि रियल एस्टेट में आपके इख्तियार में, मैं ये कानून बना दूं तो ठीक है? मतलब मैं तो सबसे पहले अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं DNS BP को मुल्क में प्रॉपरली उसकी ट्रू स्पिरिट में इंप्लीमेंट करूं। अच्छा, FBR में कौन से टैक्स का आप समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए? टेक्निकली बात देखी जाए तो FBR तो टैक्स लेने का मजाज ही नहीं है रियल एस्टेट पे। ये तो प्रोविंशियल मैटर है, ये तो मतलब आप ये कह लें धोस है, और वो एडमिट करते हैं हम तो एडवांस टैक्स ले रहे हैं, एडजस्टेबल आप एडजस्ट करवा लें। रियल एस्टेट के जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पाकिस्तान में बाइंग करते हैं, उनका सबसे बड़ा मसला होता है कि उनकी जमीनें वो डरे होते हैं कि कब्जा हो जाता है, उनको सही चीज नहीं मिलती। उसका हल क्या है? वैसे तो भी प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐलान किया, ओवरसीज पाकिस्तानियों की टीम भी आई थी, कोर्ट्स बना रहे हैं, बट मेरे ख्याल है ये आज से 15-20 साल पुराना मसला था। अब ये जरूर है कि मिस्टर XYZ
किसी ओवरसीज पाकिस्तानी के किसी सोसाइटी के नाम पे पैसे लेके भाग जाए, बट जो नॉन डेवलपर्स हैं, नॉन, ठीक है, उधर ये मैकेनिज्म नहीं है। मैं नहीं समझता। मतलब जो अच्छे ब्रांड्स हैं अगर उसमें वो लगाते हैं पैसे, तो मेरा नहीं ख्याल उनको कोई प्रॉब्लम है। डीएचए में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, करनी चाहिए। तो जो इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन आई पिछले दिनों में, उसकी करेक्शन होने जा रही है? बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा, एक्सपेक्ट करते हैं। डेफिनेटली। कोयटा की फाइल 26 लाख पे 66 लाख पे गई, अब फिर नीचे आ गई, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नहीं, वो इस तरह पर आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, माड़ी गैस का शेयर 900 रुपए पे गया, आज 600 रुपए पे आया हुआ है, तो आप क्या माड़ी गैस वालों को पकड़ेंगे? ओके, मतलब देखिए, फ्लक्चुएशन ठीक है, फ्लक्चुएशन हर जगह पे है। आपकी पॉजिटिव न्यूज आई मार्केट में, पैकेज आ रहा है, लोगों ने उसको वेलकम किया, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट लिया। प्राइम मिनिस्टर के हार्ड स्टांस के बाद कि गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया अपना स्टांस, तो लोगों ने पैसा बाहर निकाला जो घरों में पड़ा हुआ था, सारा तो बैंकों में नहीं था। पहली एमनेस्टी स्कीम भुट्टो के दौर में हुई, उसके बाद इमरान खान और सारे अदवार में होती रही। अब आपके साथ में को मिलनी चाहिए रियल एस्टेट को? वैसे मिलनी चाहिए, पर आईएमएफ देगा नहीं। आरिफ हबीब साहब ने रिक्वेस्ट की है कि फर्स्ट बायर को 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी की बाइंग पे आप अलाउ करें, टैक्स डालें उनसे। नहीं, टैक्स नहीं, कि आप क्वेश्चन ना करें। ओके, ठीक है, ताकि बुक्स में पैसे आ जाएं। बट आईएमएफ इसको कभी अलाउ नहीं करेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मसला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या टैक्सेस के मसाइल हैं, या वो कह लें कि जिसमें ना शफाफियत नहीं है, क्या है? अच्छा, इस पे मेरी बिल्कुल डिफरेंट राय है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि इस मुल्क का मसला किसी हद तक पॉलिटिकल होगा। ये हमारी गवर्नमेंट की क्या प्रॉपर वर्ड यूज करूं, हम लोगों ने इतनी चीजों को पॉलिटिसाइज कर दिया है। हमारे मुल्क का मसला इकोनॉमी है। अगर हमारी अटेंशन इकोनॉमी पे रहे, मैं आज बेरोजगार हूं, मुझे काम नहीं मिल रहा, तो मैंने पॉलिटिकल बातें ही करनी है। अगर मुझे और मेरे बच्चों को रोजगार मिल रहा है, हम पैसे कमा रहे हैं, हमें पॉलिटिकल इश्यूज मैटर ही नहीं करते। हमारे पॉलिटिकल इश्यूज इसलिए आपके लिए हाईलाइट होते हैं जब हमें बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, हमारी लिविंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, गैस का बिल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, रोटी की कीमत बढ़ गई, मतलब फ्रूट। ऐसा साहब, हम तो जिंदा ही रहे, कभी 9/11 हो गया, कभी अफगान वार होगी तो हमें पैसे आए, रेल पे हुई, बाकी तो हालात सारी जिंदगी ऐसे ही रहे। नहीं, मैं फिर मतलब वो तो बोनस हो गया ना, चलो अफगान वॉर हुई तो वो आपके पाकिस्तान में पैसे आ गए। बट मैं ये समझता हूँ हमारी जो पॉलिसीज है ना, उन्होंने बेसिकली इकोनॉमी को हमने कभी भी प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया। अगर आपको वजीर आजम का मशीर लगा दिया जाए रियल, नहीं, मैं एज ए तजियाकार ठीक हूँ, और मैं समझ बड़े सारे तजिया कर लगे भाई। मसलन इरफान सदीकी साहब कॉलमिस्ट थे, अभी एक हमारा जूनियर है, बड़ा अच्छा दोस्त था हमारा, उज़ैफर रहमान कुरैशी है, वो जियो वाले जंग वाले, उनको भी लगा दिया। तो आप में क्या बुराई है, आपके नहीं जा सकते? नहीं, मैं समझता तो मैं अभी इतना कैपेबल नहीं हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे और समझने का। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इस इक़्तिदार के कॉरिडोर में जाने के लिए कैपेबल होना जरूरी है? सवाल तो बहुत अच्छा है आपका। नहीं, इक़्तिदार में जाने के लिए कनेक्टिविटी जरूरी है। इक़्तिदार में जाने के लिए कनेक्टिविटी जरूरी है, बट मैंने अपनी बात की है। मैं समझता हूँ कि मुझे और अभी टाइम चाहिए, अभी और चाहिए। तो आपके, अगर हम रियल एस्टेट के 5 मेजर इश्यूज की बात करें कि मेरे नजदीक ये डेवलपर से लेके एंड यूजर तक, बायर तक, सेलर तक, ये 3-4 इश्यूज हैं, ये अगर ना हो तो फिर ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? सिर्फ एक, 5 में FBR, 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 FBR। अच्छा, बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक है, कोई जो कुछ भी मेस्ड है वो जस्ट बिकॉज ऑफ ऐसा था। ये आप ज्यादती कर रहे हैं। देखे ना, एक बंदा आम पब्लिक के पैसे 10, 20, 50 करोड़ लेके भाग गया, उसमें FBR का क्या कसूर है? उसका FBR का कसूर है कि FBR की पॉलिसी ऐसी है। क्या वो फाइलें बेची, उसने जगह उसके पास नहीं है, उसने लोगों को इकट्ठा किया, रोजी डबल शाह का भी है, वो भी पैसे लेके भाग गया था, उसमें भी FBR का कसूर नहीं। डबल शाह का काम और था, वो प्लॉट भी बेचता था। ऑलमोस्ट ये सारे डबल शाह वाले काम कर रहे हैं। मैं अब इसका जवाब आपको देता हूं, आप एग्री करेंगे। वैसे तो FBR पूरे मुल्क का मालिक है ना, तो
जिस जगह पे एफबीआर वैल्यूएशन नहीं है, मैं आपको लेटर भेज दूंगा, आप कंप्यूटर पे चलाइएगा। मैंने 2 दफा एफबीआर से ये लेटर निकलवाए तमाम आरटीओज और चीफ कमिश्नर्स को पाकिस्तान के, कि आपके एरिया में जो जो सोसाइटीज नहीं बनी है, ठीक है, उनकी एफबीआर वैल्यूएशन ऐड करके एग्जिस्टिंग वैल्यूएशंस, मतलब मिसाल के तौर पे आपके वाबडा टाउन है, ठीक है, ठीक है, इसकी एफबीआर वैल्यू है, लेकिन साथ जोहर टाउन है उसकी नहीं है जी। अच्छा, अब अगर उसकी वैल्यूएशन नहीं आ रही तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, ओके, ठीक है, तो फिर वो किसका कसूर है? अच्छा, डिजिटल करेंसी पे जा रहे हैं। एक खबर भी आई थी कि पाकिस्तान अपना क्रिप्टो का कोई इस तरह का सिलसिला बना रहा है। अगर होता है तो ठीक होगा कि नहीं होगा? सर देखिए, ये जो हमारी यंग लॉट है ना, यंग बच्चे, वो मेरे और आपसे बहुत ज्यादा समझदार हैं। जी बिल्कुल। और वो जितना कंप्यूटर लिटरेट हैं और चीजों को क्रिप्टो ले लें या बाकी बिटकॉइन ले लें, जो इस तरह की करेंसी ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन है, इस तरह वो उसके अंदर दे आर मेकिंग गुड मनी। ठीक है, डूब भी रहे हैं, डूबे भी हैं लोगों के पैसे। ट्रांजैक्शन इजी हो जाएगा ना ब्लॉकचेन से। ये नहीं होगा कि इस तरह हो गया, कोई जालसाजी हो रही है, कोई 2 नंबरी हो रही है। मतलब आप ये देखें, पाकिस्तान तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था ना क्रिप्टो। दुनिया बहुत आगे चलेगी अब तो। पाकिस्तान ने क्यों कर रहा है आपको पता है? अब करने जा रहा है ना, क्यों? ताकि दुबई में जी जी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, जी, ठीक है। तो वही फिर तो हम अभी तक कैश के उस चक्कर में उलझे हुए हैं कि पे ऑर्डर बनाना है, ये फाइलर है, ये नॉन फाइलर है, इससे 20 लाख निकलवाएंगे तो इतना टैक्स लगेगा, कैश नहीं दे सकते। हम उसी चक्कर में बैठे उस हैं। चक्कर में। अब भूटान जैसे मुल्क में वो सारा क्रिप्टो पे चल रही है, उसकी इकोनॉमी क्रिप्टो पे चल रही है, और हम फिर बात ये नहीं, ये पॉलिसी बनाने वाले, हालांकि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, बड़े लर्नड, हाँ, उन्होंने कहा कि हम इसकी एक वो बना रहे हैं, मेरा ख्याल। ये बस सिर्फ एक चीज है ना, सिंसियरिटी को थोड़ा सा पीछे करके अगर कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी के म्यार को अगर आगे ले आए ना, तो मैं समझता हूँ चीजें बेहतर हो जाएंगी। अगर औरंगजेब साहब ये ना सोचें कि नहीं मुझे नईम पे ट्रस्ट है, नईम मेरे साथ सिंसियर है, नईम को मेरे साथ होना चाहिए, ठीक है, जो कैपेबल है उसको होना चाहिए, जो मेरिट हो, कैपेबल हो, उसी फाइनेंस डिवीजन से हो, बजाय इसके कि आप इंपोर्ट करके ले आए बाहर से। तो इससे बेहतरी आएगी। होना चाहिए रियल एस्टेट में भी क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस बिल्कुल होनी चाहिए, हर ट्रांजैक्शन रजिस्टर होनी चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू पे होनी चाहिए, बट आपको एक वे आउट देने की जरूरत है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि आपने हमेशा हमेशा जब भी एमनेस्टी स्कीम दी है 1 परसेंटेज के तहत दी है। कभी आप कहते हैं 4% दे दें, कभी कहते हैं 5% दे दें, कभी कहते हैं 3% दे दें। नो डाउट 3, 4, 5 एमनेस्टीज आई हैं जी, लोगों ने अवेल की हैं, कुछ लोगों ने नहीं अवेल की, वो उनकी गलती थी। बट हमें एक दफा एक एमनेस्टी आप कह लें या एक ऐसा मैकेनिज्म लाना चाहिए कि हम मैक्सिमम रजिस्टर कर सकें। आखिरी सवाल, और बड़ा ही वो कहते हैं ना $1 मिलियन क्वेश्चन सर, अगले 6 माह में रियल एस्टेट को कहां देख रहे हैं? इंशाल्लाह ताला आईएमएफ आपका हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन का पैकेज अप्रूव कर रहा है, ठीक है, बजट में वो इंप्लीमेंट होगा। 90% कह लें, 80% कह लें, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टैक्सों की रैशनलाइजेशन है वो बजट से पहले हो जाए। अदरवाइज बजट में तो होनी है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आईएमएफ ने आपको रिलीफ ना देना होता तो वो जाते हुए 15 मार्च को कहता सॉरी, जाओ दौड़ जाओ, ਅਸੀਂ नहीं करना जिवें सिगरेट दा ते बेवरेज दा कहता। मतलब वो आईएमएफ ने कोई डिप्लोमेटिक तो जवाब नहीं देना ना, किसी को खुश तो नहीं करना। तो बात ये है कि मैं इससे बड़ा होपफुल हूं और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। बस डिपेंड करता है कि अब ये जो हमारा अदारा है एफबीआर, ये इसको कैसे मैनेज करता है, कैसे लेके चलता है, ये पता चलेगा। एक सवाल और ज़हन में आ गया, वो सवाल ये, एक फेडरेशन रियल्टर ऑफ पाकिस्तान थी, बिल्कुल उसमें काम कर रहे थे, वो अब कहाँ है? उसको किस तरह आप वो सेंसिटाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या है, वो एक्टिव है या नहीं है? सर बिल्कुल एक्टिव है, बल्कि उसके टास्क फोर्स में के जो एक मेंबर हैं वो सरदार ताहिर महमूद, जो प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान है, वो भी टास्क फोर्स के मेंबर हैं, मेंबर थे। क्योंकि अब तो ग्रुपिंग बहुत होगी, पहले से सारे रियल्टर इकट्ठे थे, लाहौर में बड़ी सारी बन गई। ओ सर, मैंने आपको क्या कहा, हमारे फिरके, हमारे फिके, ये चुदराहट ने ना हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। रियल्टर्स
का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं चौधरी तू चौधरी, ठीक है। जब तक ये मैकेनिज्म खत्म नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा हर जगह पे। और अगर नईम साहब ऊपर जा रहे हैं तो मैंने उनके साथ नहीं चलना, मैंने उनकी टांग खींचनी कि ये थल्ले आवे मैं उत्ते जाना है, मैं अपने दफ्तर से बाहर लिखावा मैं सदा बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मलिक साहब, आपने बड़ा टाइम दिया। उम्मीद है फिर आप लाहौर आएंगे तो फिर हमें टाइम देंगे और फिर इंशाल्लाह नई चीज़ों के हवाले से नई, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स भी लगने हैं, नई नई पॉलिसियां भी, बिल्कुल परमानेंट तो है नहीं है ना, 6 महीने साल बाद कुछ ना कुछ चेंज होना ही है, चेंज होने। फिर आपको जहमत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।